Hello dear viewers, welcome to the second lecture of International Relations series. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रियलिज्म पे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि रियलिज्म क्या है और रियलिज्म की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स कौन से हैं, और हम रियलिज्म के ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते वक्त स्टेट प्रैक्टिसेस की एग्जांपल्स देंगे, साथ साथ कंटेम्पररी डे वर्ल्ड से एग्जांपल्स देंगे ताकि स्टूडेंट्स को यह पता चल सके कि रियलिज्म की थ्योरी कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्क कर रही है। उसके बाद हम रियलिज्म की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल रियलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है और इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन से हैं, और आखिर में हम इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म करेंगे कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं, और साथ साथ हम देखेंगे कि कंटेम्पररी डे वर्ल्ड में स्टेट्स रियलिज्म को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही। सबसे पहले हम रियलिज्म को डिफाइन करते हैं कि रियलिज्म क्या है। ब्रूस रसेट अपनी किताब वर्ल्ड पॉलिटिक्स द मेन्यू फॉर चॉइस में रियलिज्म को इन अल्फाज में डिफाइन करते हैं। द रियलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज नोन एज द पावर पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव और रियल पॉलिटिक्स। कि इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म की थ्योरी को पावर पॉलिटिक्स कहा जाता है या रियल पॉलिटिक्स कहा जाता है, क्योंकि रियलिज्म इस बात पर जोर देती है कि आपके पास जितनी पावर ज्यादा होगी आपका दुनिया में इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, और आप जितने कमजोर होंगे आपका इन्फ्लुएंस दुनिया में कम होगा, और बड़ी स्टेट्स, पावरफुल स्टेट, हेजिमोनिक स्टेट्स छोटी स्टेट्स को रगड़ देती हैं और कुचल देती हैं। इससे आगे ब्रूस रसेट लिखते हैं, स्टेट्स आर सेल्फ इंटरेस्टेड, इवन सेल्फिश एंड सीक टू डोमिनेट अदर्स। कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को देखा जाए तो आपको स्टेट्स सेल्फ इंटरेस्टेड नजर आती हैं कि वो हमेशा से ही अपने इंटरेस्ट को परसू करती हैं, वो सेल्फिश होती हैं और वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स खुद गेन करना चाहती हैं। और इसी चीज को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमें यह पता चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री हमेशा से स्टेट्स ने अपने इंटरेस्ट को परसू किया, उन्होंने अपने गेन्स के ऊपर फोकस किया, और उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि अगर इससे छोटी स्टेट्स को नुकसान हो रहा है तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए रियलिस्ट इस बात पर जोर देते हैं दैट इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ गेम ऑफ पावर एंड हूसोएवर हैज ग्रेट पावर दे हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ रियलिस्ट ये कहते हैं कि स्टेट्स हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करती हैं, और इसलिए वो हमेशा से ये नहीं देखती कि इसके अंदर मोरालिटी इन्वॉल्व है या नहीं है, ये ऑनरेबल वे है या नहीं है, ये जस्ट वे है या नहीं है, वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करती है। इसी हवाले से इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड पामरसन कहते हैं that England has no eternal allies and no permanent enemies. Our interests are eternal and perpetual and we must serve our national interests. तो इससे यह साबित होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में परमानेंट एनिमीज नहीं है, परमानेंट एलाइज नहीं है, और स्टेट्स सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परसू करती हैं, और उन इंटरेस्ट को परसू करने के दौरान अगर किसी मुल्क के साथ दोस्ती बढ़ानी है तो दोस्ती बढ़ाई जाती है, अगर किसी मुल्क के ऊपर हमला करना है तो हमला कर दिया जाता है, और इसी से साबित होता है दैट वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पावर एंड रियल पॉलिटिक्स। इसी तरह जॉन बेलिस, स्टीव स्मिथ और पैट्रिशिया ओवेंस अपनी किताब द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रियलिज्म को इस तरह डिफाइन करते हैं, रियलिज्म फोकसेस ऑन नेशनल इंटरेस्ट्स rather than an ideology to seek peace through strength, and states can coexist if there is balance of power। तो ये डेफिनेशन ये शो करती है कि रियलिज्म किसी मॉरल आइडियोलॉजी पे बेस नहीं करती, बल्कि वो नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने पे जोर देती है, स्टेट की स्ट्रेंथ पे जोर देती है, और रियलिज्म ये कहती है कि दुनिया के अंदर पीस तब मेंटेन हो सकता है जब बैलेंस ऑफ पावर होगा। और ये राइटर्स मजीद लिखते हैं दैट रियलिज्म स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट
in a hostile environment. کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا انوائرمنٹ بہت ہاسٹائل ہے کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہر ایک سٹیٹ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا چاہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہر سٹیٹ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کیا ہے، کیونکہ ہر سٹیٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہے، اور جو سٹیٹ زیادہ پاورفل ہوگی اس کا دنیا میں انفلوئنس ہوگا، اور باقی سٹیٹ اس کی بات بھی مانیں گی، اور باقی سٹیٹ اس سے ڈریں گی کہ یہ ملک کسی بھی وقت ہم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور باقی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ریئلسٹ سب سے زیادہ امپورٹنس سٹیٹ کو دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا چاہیے، اور نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پاور گین کرنی چاہیے تاکہ ایک سٹیٹ ورلڈ پولیٹکس کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھا سکے اور دوسری سٹیٹس کی نسبت زیادہ پاورفل بن سکے۔ اسی حوالے سے ایک ہسٹورین فریڈرک مینکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں that reason data is the first and fundamental principle of international conduct، کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو پہلا پرنسپل ہے وہ ہے ریزن آف دا اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسٹیٹ سے اوپر کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے۔ اور یہ مزید لکھتے ہیں that it is the state's first law of motion، کہ جس طرح فزکس کے اندر نیوٹن کا فرسٹ لا آف موشن امپورٹنٹ ہے، اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشنز میں اسٹیٹ از دا فرسٹ لا آف موشن، اور اسٹیٹ سے اوپر کوئی بھی اتھارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو ان ساری ڈیفینیشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اکارڈنگ ٹو ریئلزم اسٹیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اتھارٹی، اینڈ دا اسٹیٹ مسٹ پرسو اٹس نیشنل انٹرسٹ in order to gain more and more power that will lead to more and more influence in the world, and it will lead to the hegemonic power۔ Realist writers مزید کہتے ہیں کہ politicians اور governments کا کام نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا ہونا چاہیے، اور جب وہ نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کریں تو وہ کسی بھی یونیورسل مورل پرنسپلز کا خیال نہ رکھیں، بلکہ ان کے نزدیک اپنے سٹیٹ کے انٹرسٹ کو اچیو کرنا سب سے سپیریئر ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک کلاسیکل ریئلسٹ میکیاولی اپنی کتاب دا پرنس میں لکھتے ہیں کہ پرنس کو کسی بھی مورل پرنسپل کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی سٹیٹ کے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں کنفلکٹ آ جاتی ہے کہ ایک سائیڈ پہ آپ نے موریلٹی کا خیال رکھنا ہے، دوسری سائیڈ پہ آپ نے نیشنل انٹرسٹ کو فالو کرنا ہے، تو آپ موریلٹی کی قربانی دے دیں اور آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فالو کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریئلزم کے ٹریٹس اور امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس کون سی ہیں۔ ریئلزم کے ٹریٹس کو 3S کہا جاتا ہے: اسٹیٹزم، سروائیول اینڈ سیلف ہیلپ، کیونکہ یہ تینوں کیریکٹرسٹکس S سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اسی لیے ان کو 3S کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹزم کیا ہے۔ اسٹیٹزم کو جان بیلس، پیٹریشیا اوونز اور اسٹیو سمتھ اپنی کتاب دا گلوبلائزیشن آف ورلڈ پالیٹکس میں اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: Statism is the term given to the idea of the state as the legitimate representative of the collective will of the people. The legitimacy of the state is what enables it to exercise authority within its domestic borders. اس سے مراد یہ ہے کہ state ایک legitimate authority ہے جو کہ کولیکٹیو ول آف دا پیپل کی ریپرزینٹیٹیو ہے، اور سارے لوگ مل کے اسٹیٹ کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر رول کر سکے۔ یہ رائٹرز مزید لکھتے ہیں: Yet outside the boundaries of the state, realists argue that a condition of anarchy exists. By anarchy, what is most often meant is that international politics takes place in an arena that has no overarching central authority above the individual collection of sovereign states۔ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ کے باہر کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو اسٹیٹس کو کنٹرول کر سکے، اور وہ اوور آرچنگ اتھارٹی اسٹیٹس کو یہ بتا سکے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ اس لیے اسٹیٹ ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ اینٹی ہے، اور اسٹیٹ کو ہی زیادہ سے زیادہ پاورفل بنانا چاہیے، کیونکہ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ
there is a state of anarchy. اور state of anarchy کو ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی ایک ایسی پاورفل ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اوور آرچنگ اتھارٹی نہیں ہے جو سٹیٹس کو کنٹرول کر سکے اور ان کو قوانین کے مطابق چلا سکے اور ان کو سزا دے سکے اگر وہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے تاریخ کے اندر اور ساتھ ساتھ پریزنٹ ڈے ورلڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے جس کے پاس پاور زیادہ رہی ہے اس نے دنیا کے اوپر رول کیا اور جو کمزور ملک تھے ان کو ہمیشہ سے کچل دیا گیا۔ اسی حوالے سے ایک کلاسیکل ریئلسٹ اور گریک ہسٹورین تھوسیڈائیڈیز اپنی کتاب دا ہسٹری آف پیلوپونیشین وار میں میلین ڈائیلاگ کا ذکر کرتے ہیں۔ میلین ڈائیلاگ کے اندر دو سٹیٹس ہوتی ہیں، ایک سٹیٹ ایتھنز ہوتی ہے جو بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، دوسری سٹیٹ میلوس ہوتی ہے جو بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو ایتھینینز میلوس کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں اور آپ ایتھنز کا حصہ بن جائیں۔ اس کا جواب میلوس یہ دیتے ہیں کہ ہم ایتھنز کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اپنی انڈیپینڈنس کو قائم رکھیں گے۔ یہاں پہ ایتھینینز ان کو جواب دیتے ہیں that in fact the strong do what they have the power to do and the weak accept what they have to accept، کہ اسٹرانگ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ویک کو وہ چیز ایکسپٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ پاور کی ہے، اتھارٹی کی ہے، اور جو سٹیٹ سب سے زیادہ پاورفل ہوگی وہی سٹیٹ دنیا کے اوپر رول کرے گی۔ تو اسی لیے ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سٹیٹ آف انارکی ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ جب ایک اسٹرانگ ملک کسی ویک ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اسے روکنے کے لیے دنیا کے اندر کوئی بھی پاور موجود نہیں ہے، کوئی ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اوور آرچنگ اتھارٹی نہیں ہے کہ جو اسٹرانگ ملک کو کہہ سکے کہ آپ ویک ملک کے اوپر حملہ نہ کریں۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے that in international politics a state of anarchy exists، اور اسی انارکی کو دیکھتے ہوئے سٹیٹس زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کرتی ہیں تاکہ وہ اس قسم کے حالات سے بچ سکیں۔ اسی کی مثالیں ہم پریزنٹ ڈے ورلڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو امریکہ کا حملہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی تھا، لیکن امریکہ کو روکنے کے لیے، اسے سزا دینے کے لیے اور اسے ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے کوئی بھی ایسی سینٹرل اتھارٹی یا ورلڈ گورنمنٹ موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے that your action is wrong۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے that in international relations a state of anarchy exists، اور اسی انارکی کو دیکھتے ہوئے سٹیٹس زیادہ سے زیادہ پاور ایزیوم کرتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتی ہیں تاکہ وہ اس انارکک سسٹم کے اندر زیادہ سے زیادہ پاورفل ہو سکے۔ اور اسی بات کو ایک کلاسیکل ریئلسٹ ہینس جے مورگنتھا اپنی کتاب پالیٹکس امنگ نیشنز میں سیکنڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں that international relation is a struggle for power، کہ آپ نے سب سے زیادہ پاور حاصل کرنی ہے in order to become a great and strong and powerful state in international relations۔ ریئلزم کا دوسرا امپورٹنٹ ٹریٹ سروائیول آف دا اسٹیٹ ہے۔ ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز کو اور گورنمنٹس کو سروائیول آف دا اسٹیٹ پہ فوکس کرنا چاہیے اور سروائیول کے لیے زیادہ سے زیادہ پاور اکٹھی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جتنے زیادہ پاورفل ہوں گے آپ کی اسٹیٹ کی ایگزسٹنس اتنی فرم ہوگی، اتنی شور ہوگی، اور جب آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی تو آپ کی اسٹیٹ کی ایگزسٹنس ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے پیٹریشیا اوونز، جان بیلس اور سٹیو سمتھ اپنی کتاب The Globalization of Politics میں پولینڈ کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو پچھلی 4 سینچریز میں پولینڈ کئی بار ایز اے کنٹری دنیا کے نقشے سے ختم ہوا اور پھر دوبارہ نقشے پہ وجود میں آیا اور پھر وہ ختم ہوا and so on and so forth۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولینڈ ایک کمزور ملک تھا، اس کے پاس پاور نہیں تھی اور لیک آف پاور کی وجہ سے وہ دنیا کے نقشے سے کئی بار مٹ چکا ہے، اس کا سروائیول ختم ہو چکا تھا۔ اور ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر پولینڈ کے پاس پاور ہوتی تو اس کا سروائیول کبھی بھی خطرے میں نہ ہوتا۔ تو اس لیے ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پاور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے
फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। और सर्वाइवल ऑफ स्टेट के हवाले से ये राइटर्स हेनरी किसिंजर को कोट करते हैं। हेनरी किसिंजर कहते हैं, A nation's survival is its first and ultimate responsibility. It cannot be compromised or put to risk. कि नेशन के सर्वाइवल को आप कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते और उसको रिस्क में नहीं डाल सकते, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। रियलिज्म का तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रेट सेल्फ हेल्प है। सेल्फ हेल्प का मतलब यह है the state must be independent and self-sufficient for its own well-being and survival। कि स्टेट को अपनी वेल-बीइंग और सर्वाइवल के लिए खुद पे इन्हिसार करना चाहिए, उसे किसी दूसरी स्टेट, किसी पावर या इंटरनेशनल इदारे पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इस हवाले से केनेथ वॉल्स अपनी किताब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिखते हैं, इन एन एनार्किक स्ट्रक्चर सेल्फ हेल्प इज नेसेसरली द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। कि जब दुनिया के अंदर एनार्की है और कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की हेल्प के लिए नहीं आता, और अगर मुल्क किसी दूसरे मुल्क की हेल्प के लिए आता भी है तो उसके अंदर उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए इस किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर हर मुल्क को चाहिए कि वो अपने ऊपर खुद इन्हिसार करे और किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इन्हिसार ना करे। केनेथ वॉल्स इस हवाले से ये कहते हैं that it must be the first principle of action, कि आपका प्रिंसिपल एक्शन ये होना चाहिए कि आपने खुद पे इन्हिसार करना है, किसी दूसरे के ऊपर इन्हिसार नहीं करना। और अगर आप किसी दूसरे के ऊपर इन्हिसार करेंगे तो ये हो सकता है कि आपकी मुश्किल वक्त में वो मुल्क हेल्प के लिए ना आए तो आप फिर अकेले रह जाते हैं और आपका एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल और स्टेट खतरे में पड़ जाती है। इस हवाले से रियलिस्ट ये कहते हैं कि आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इदारे के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग मुल्क के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती और वो वीक मुल्कों के खिलाफ एक्शन लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रिसेंटली पिछले 25 साल के अंदर अमेरिका ने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के यूपर हमला किया, लेकिन आज तक यूनाइटेड नेशंस ने अमेरिका के खिलाफ कलेक्टिव सिक्योरिटी का यूज नहीं किया। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर यह कहता है कि अगर कोई मुल्क बगैर किसी वजह के किसी दूसरे मुल्क पर हमला करेगा तो तमाम मुल्कों की फौजें इकट्ठी होकर यूनाइटेड नेशन के अंडर उस हमला करने वाले मुल्क के खिलाफ जंग करेंगी और उस मुल्क से बदला लिया जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें यह नजर आता है कि हमेशा से जब भी किसी स्ट्रॉन्ग मुल्क ने कमजोर मुल्क पर हमला किया तो यूनाइटेड नेशंस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, और अगर कोई कमजोर मुल्क ये गलती कर बैठता है तो यूनाइटेड नेशंस उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो इससे यह साबित होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई भी इदारा आपकी हेल्प के लिए नहीं आता अगर आप एक कमजोर मुल्क हैं। तो इसलिए रियलिस्ट ये कहते हैं कि इस किस्म के सिस्टम के अंदर आपको सेल्फ हेल्प के ऊपर फोकस करना चाहिए और आपका प्रिंसिपल एक्शन सेल्फ हेल्प होना चाहिए, ताकि आप किसी और के मोहताज ना हो और आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। और इसकी मिसालें हमें प्रेजेंट डे वर्ल्ड के अंदर नजर आती हैं, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को अगवा किया, उसको अगवा करके अपने मुल्क में ले आए और उस पे अमेरिका में मुकदमे चलाए गए जो कि इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह अमेरिका ने बगैर किसी वजह के ईरान पे हमला किया, ईरान के ऊपर बमबारी की और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की, लेकिन कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो अमेरिका को ये कह सके और उसको कानून के कटहरे में ला सके कि आप ये गलत कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम इजराइल का हमला देख लें पैलेस्टाइन के ऊपर तो हमें यह नजर आता है कि पैलेस्टाइन के अंदर इजराइल हजारों बच्चों को, औरतों को शहीद कर चुका है और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने वाला इंटरनेशनल इदारा नहीं है जो उसको कानून के कटहरे में लाए, उसको सजा दे और यह बताए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कानून मौजूद है। तो इससे यह साबित होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट ऑफ एनार्की है, कोई ओवर आर्चिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। और इस किस्म के एनवायरनमेंट में आपने सेल्फ हेल्प पे फोकस करना है कि आप खुद जितने मजबूत होंगे, जितने पावरफुल होंगे, तो आपके ऊपर कोई भी मुल्क हमला करने के लिए तैयार नहीं होगा।
सेल्फ हेल्प पे फोकस करते हुए स्टेट्स ज्यादा से ज्यादा वेपन्स बनाती हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर्स बनाती हैं, अपनी नेवी को स्ट्रांग करती हैं, आर्मी को स्ट्रांग करती हैं, एयरफोर्स को स्ट्रांग करती हैं और एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है। आर्म्स रेस का मतलब यह है कि जब एक स्टेट अपने न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री बढ़ा रही होती है तो उसके मुकाबले में दूसरी स्टेट भी बढ़ा रही होती है, तो एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से सिक्योरिटी डायलेमा जन्म लेता है। और सिक्योरिटी डायलेमा को इंटरनेशनल रिलेशंस के दो ऑथर्स व्हीलर एंड बूथ इस तरह डिफाइन करते हैं। सिक्योरिटी डायलेमा एग्जिस्ट when the military preparations of one state create an unresolvable uncertainty in the mind of another as to whether those preparations are for defensive purposes only or whether they are for offensive purposes। तो इससे यह साबित होता है कि सिक्योरिटी डायलेमा जन्म लेता है जब एक स्टेट बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रिपरेशंस करती है तो दूसरी भी करने लग जाती है और यह सिक्योरिटी डायलेमा स्टार्ट हो जाता है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सेल्फ हेल्प के हवाले से रियलिस्ट ये कहते हैं कि अगर एक स्टेट कमजोर है और उसको ये लगता है कि एक हेजिमोनिक पावर उसके मुकाबले में मौजूद है जो उसके सर्वाइवल को खत्म कर सकती है, जो स्टेट को खत्म कर सकती है, तो वो स्टेट्स बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए अलायंसेस बनाते हैं, इत्तेहाद बनाती हैं ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे। तो अगर एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टेट है तो उसके मुकाबले में 4 या 5 या 6 छोटी छोटी स्टेट्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो मिलके बैलेंस ऑफ पावर करती हैं उस हेजिमोनिक स्टेट का। तो इस टर्म को बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है इन द रियलिस्ट थ्योरी। और रियलिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर पीस तभी मेंटेन हो सकता है जब बैलेंस ऑफ पावर होगा, क्योंकि जब बैलेंस ऑफ पावर होता है तो एक स्टेट दूसरी स्टेट पे हमला नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी पावर्स बैलेंस्ड हैं और हम इनको शिकस्त नहीं दे सकते। तो इसी वजह से जब एक मुल्क को पता होता है कि मैं दूसरे मुल्क को शिकस्त नहीं दे सकता, तो इस वजह से पीस दुनिया के अंदर मेंटेन होता है। तो इस हवाले से यूजुअली ये क्वेश्चन किया जाता है कि रियलिस्ट का पीस के हवाले से क्या ओपिनियन है। तो रियलिस्ट पीस के हवाले से ये कहते हैं कि जब तक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहेगा तब तक दुनिया के अंदर पीस मेंटेन रहेगा। और इस हवाले से हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल, जब नेपोलियन को 1815 में शिकस्त दी जाती है तो उसके बाद कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बनाया जाता है और कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का मकसद बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना होता है। और बैलेंस ऑफ पावर की वजह से 1815 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कोई भी जंग नहीं होती और यह अज्यूम किया जाता है कि बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर द पीस वाज मेंटेन्ड इन यूरोप। बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए स्टेट्स यूजुअली अलायंसेस या इत्तेहाद बनाते हैं और इनकी मिसालें हमें नेटो की सूरत में मिलती हैं, हमें वार्सा पैक्ट की सूरत में मिलती हैं, हमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में मिलती हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अलायंसेस का मकसद ये होता है कि अगर एक बहुत पावरफुल स्टेट है तो उसके मुकाबले में 4 से 5 स्टेट इकट्ठी होकर अलायंस बनाती हैं और वो उसके साथ बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब हम ये देखते हैं कि रियलिज्म की टाइप्स कौन कौन सी हैं। रियलिज्म की सबसे पहली टाइप क्लासिकल रियलिज्म है। क्लासिकल रियलिस्ट ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज सेट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नेचर, कि जिस तरह ह्यूमन नेचर है उसी तरह ही इंटरनेशनल रिलेशंस है। और ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, पावर लविंग है और दूसरे लोगों को डोमिनेट करना चाहती है। और यही ह्यूमन नेचर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में नजर आती है कि स्टेट्स ज्यादा से ज्यादा पावर हासिल करना चाहती हैं, वो सेल्फिश हैं और वो दूसरी स्टेट्स को डोमिनेट करना चाहती हैं। तो ह्यूमन नेचर के मुताबिक ही इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क करती है और इनको हम कहते हैं क्लासिकल रियलिस्ट, because they are of the opinion that international relations works according to the human nature and human nature is selfish, power loving and tries to dominate others। और इसी हवाले से एक क्लासिकल रियलिस्ट हांस जे मॉर्गेंथौ अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में लिखते हैं that politics like society in general is governed by objective laws that have their roots in human nature,
کہ انٹرنیشنل ریلیشنز ان قوانین کے مطابق چلتی ہے that have their roots in the human nature. کہ انٹرنیشنل ریلیشنز انہی آبجیکٹیو لاز کو فوکس کرتی ہے جو ہیومن نیچر کے اندر موجود ہیں. ہیومن نیچر سیلفش ہے, پاور لونگ ہے, ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے, اور اسی کے مطابق ہی انٹرنیشنل ریلیشنز کام کرتی ہے, اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں that it is like human nature. کلاسیکل ریئلزم کے سب سے پہلے پروپوننٹ تھوسیڈائیڈز ہیں, جو کہ ایک گریک ہسٹورینز تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دا ہسٹری آف پیلوپونیشین وار تھا, اور اس میں وہ اسپارٹا اور ایتھنز کے درمیان جنگ کا ذکر کرتے ہیں, اور اس جنگ کے ذکر سے پہلے وہ میلین ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. میلین ڈائیلاگ میں تھوسیڈائیڈز یہ کہتے ہیں کہ میلوس ایک بہت ہی کمزور سٹی سٹیٹ تھا, اور ایتھینینز بہت زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل تھے, اور جب ایتھینینز میلوس کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سبمٹ کر دیں, تو میلوس کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی آزادی کو مینٹین کریں گے, اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ موریلٹی کو دیکھیں, آپ آنر کو دیکھیں, آپ جسٹس کو دیکھیں, اور آپ ہماری انڈیپینڈنس ہم سے نہ چھینیں, کیونکہ موریلٹی جسٹس یہ کہتی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے اس کی انڈیپینڈنس نہیں لے سکتے. تو اس کا جواب ایتھینینز یہ دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی موریلٹی نہیں ہے, اور جو پاورفل ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور ویک کو وہ چیز ایکسپٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے the concept of power politics and the pursuit of national interest, اور تھوسیڈائیڈز اسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں that the strong do what they have the power to do and the weak accept what they have to accept. اور یہاں سے ہمیں پاور پولیٹکس کی ابتدا نظر آتی ہے, اور اسی وجہ سے تھوسیڈائیڈز کو ارلی کلاسیکل ریئلسٹ کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوسیڈائیڈز اسپارٹا اور ایتھنز کے درمیان ہونے والی جنگ کا ذکر کرتے ہیں, اور اسی کے اندر وہ اپنا امپورٹنٹ کانسیپٹ تھوسیڈائیڈز ٹریپ انٹروڈیوس کرتے ہیں, جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک رائزنگ پاور ہوتی ہے, دوسری اسٹیبلشڈ پاور ہوتی ہے, اور جب رائزنگ پاور آگے آنے لگتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے, تو وہ ایگزسٹنگ پاور کے اندر تھریٹ کریٹ کرتی ہے, اور اس ایگزسٹنگ پاور کو لگتا ہے کہ یہ رائزنگ پاور میری ہیجمنی کو چیلنج کرے گی, تو ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے تھوسیڈائیڈز ٹریپ. اور تھوسیڈائیڈز مزید لکھتے ہیں کہ پاور پولیٹکس کے اندر موریلٹی کی گنجائش نہیں ہوتی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میلوس پہ ایتھینینز حملہ کرنے والے ہوتے ہیں, اس وقت میلوس کے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ موریلٹی کو دیکھیں, آپ قانون کو دیکھیں, آپ جسٹس کو دیکھیں. تو ایتھینینز یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی جسٹس نہیں ہے, کوئی بھی ایکوالٹی نہیں ہے, کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے, ہم پاورفل ہیں اور ہم آپ کو کرش کریں گے. اور اس کے بعد ایتھینینز ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کو کرش کر دیتے ہیں. ان کی عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے, بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے, مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور میلوس آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں پاور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اینڈ اٹ ہیز روٹس ان ہیومن نیچر. کلاسیکل ریئلزم کے دوسرے پروپوننٹ میکیاویلی ہیں. میکیاویلی اپنی کتاب دا پرنس میں پرنس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو رول کس طرح کرنا چاہیے, اور اس حوالے سے میکیاویلی لکھتے ہیں کہ آپ کو نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا چاہیے, اور نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتے وقت اگر موریلٹی کی قربانی دینی پڑتی ہے تو آپ موریلٹی کی قربانی دے دیں, کیونکہ اسٹیٹ کے لیے کوئی بھی موریلٹی نہیں ہوتی, اور آپ نے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو ایٹ اینی کاسٹ پرسو کرنا ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے وہ اپنی کتاب دا پرنس میں لکھتے ہیں دا پالیٹکس ہیز نو ریلیشنز ود مورلز, کہ پالیٹکس کا موریلٹی کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میکیاویلی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کسی ملک کے ساتھ ٹریٹی کی تھی, کوئی معاہدہ کیا تھا, کوئی الائنس بنائی تھی, تو آپ جب دیکھیں کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ اچیو ہو گئے ہیں اور آپ کو اس ملک کی ضرورت نہیں ہے, یا اس ملک کے ساتھ معاہدہ کرنا یا اتحاد برقرار رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے, تو آپ اس ٹریٹی کو توڑ دیں, آپ اس اتحاد کو ختم کر دیں, اور یہ نہ سوچیں کہ دنیا اس کے بارے میں کیا سوچے گی. آپ اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے سوچیں. اور اس حوالے سے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں The promise given was a necessity of the past, the word broken is a necessity of the present.
कि जो आपने प्रॉमिस पहले किया था पास्ट में वो नेसेसिटी ऑफ द पास्ट थी और अब हालात चेंज हो चुके हैं, तो आपको उस प्रॉमिस को, उस इत्तेहाद को खत्म कर देना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान हिटलर यूएसएसआर के स्टालिन के साथ एक मुआहदा करते हैं कि हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त हिटलर को यह जरूरत होती है कि यूएसएसआर हिटलर के खिलाफ जंग में शामिल ना हो। और फिर कुछ अरसे के बाद हिटलर वही मुआहदा तोड़ते हुए यूएसएसआर के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उनको यह लगता है दैट इट इज नेसेसिटी ऑफ द प्रेजेंट। तो इससे जाहिर होता है कि मुल्क अपनी मर्जी के मुताबिक अलायंसेस बनाते हैं, इत्तेहाद करते हैं, जब उनके नेशनल इंटरेस्ट उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, और जब उनको लगता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो उसको तोड़ देते हैं। और यही बात मैकियावेली कहते हैं कि आपको इस तरह का कंडक्ट अडॉप्ट करना चाहिए, और इसीलिए मैकियावेली को क्लासिकल रियलिस्ट कहा जाता है। क्लासिकल रियलिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हंस जे मॉर्गेंथा हैं। हंस जे मॉर्गेंथा अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज लाइक द ह्यूमन नेचर, और वो ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर हमेशा पावर हंग्री है, सेल्फिश है, और वो डोमिनेट करना चाहती है। और इसीलिए हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यही चीज देखते हैं कि स्टेट्स सेल्फिश हैं, पावर हंग्री हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना चाहती हैं और वो बाकी स्टेट्स के ऊपर डोमिनेंट रहना चाहती हैं। और हंस जे मॉर्गेंथा खुद इस चीज को विटनेस कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान देखा कि किस तरह जर्मनी, चेकोस्लोवेकिया और बाकी मुल्कों के ऊपर हमला करके उनको कुछ ही दिनों के अंदर खत्म कर देता है, उन पे कब्जा कर लेता है। और इसी तरह उन्होंने यूएसएसआर को देखा था कि उन्होंने 1956 में हंगरी के साथ क्या किया, तो उनको ये नजर आया कि ये पावर पॉलिटिक्स की गेम है और हर एक मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू कर रहा है। और वो ये कहते हैं कि ये ह्यूमन नेचर के अंदर इसकी रूट्स हमें नजर आती है। और हंस जे मॉर्गेंथा को क्लासिकल रियलिज्म का बानी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बाकायदा तौर पर इसको एज अ थ्योरी डेवलप किया और पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में इसको इंट्रोड्यूस किया। क्लासिकल रियलिज्म के एक और इंपॉर्टेंट ऑथर E.H. कार हैं, और E.H. कार अपनी किताब इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स में ये कहते हैं कि टू वर्ल्ड वॉर्स के दरमियान हमें गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स नजर आती है कि किस तरह हर एक स्टेट पावर हंग्री थी और उसने नेशनल इंटरेस्ट को परसू किया और उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की कोई भी बात नहीं मानी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम देखते हैं कि हिटलर कैसे चेकोस्लोवेकिया के ऊपर हमला करके उसको अपने साथ मिला लेते हैं, इसी तरह इटली डिफरेंट ममालिक के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इथोपिया था। इसी तरह जापान मंचूरिया के ऊपर हमला करके वहां पे लोगों का मैसेकर करता है, और इससे यह साबित होता है कि लीग ऑफ नेशंस इन सब मुल्कों को रोकने में नाकाम रही और पावर पॉलिटिक्स 1930s से लेकर 1940s तक एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसी के हवाले से E.H. कार लिखते हैं 1930s was the return of the power politics and it was a period of crisis। तो इससे यह साबित होता है कि 1930s में सारे मुमालिक पावर पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहे थे और उनका मकसद अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना था, और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड होती है। रियलिज्म की दूसरी टाइप स्ट्रक्चरल रियलिज्म है। क्लासिकल रियलिस्ट की तरह स्ट्रक्चरल रियलिस्ट भी यही बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज अ गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स, लेकिन वो इस बात पे डिफर करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस ह्यूमन नेचर की तरह नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसके अंदर आपको ये चीज जरूर करनी पड़ती है कि आप पावर को परसू करें और नेशनल इंटरेस्ट को परसू करें। स्ट्रक्चरल रियलिस्ट ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एनार्किक है और उसके अंदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो मुल्कों को कंट्रोल कर सके, और अगर मुल्क कोई गलत काम करते हैं तो वो उनको सजा दे सके। तो इससे यह साबित होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का स्ट्रक्चर एनार्किक है, और इसी एनार्किक स्ट्रक्चर की वजह से सारी की सारी स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करती हैं, क्योंकि उनको यह लगता है कि इस एनार्किक स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई मुल्क हम पे हमला कर देता है
तो हमें ना कोई बचाने वाला है, ना हमारी हेल्प को आने वाला है, और ना उस मुल्क को कोई सजा देने वाला है। तो इसलिए हम अपने आप पे डिपेंड करें, अपने सेल्फ हेल्प पे फोकस करें और अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल रियलिस्ट एंड द क्लासिकल रियलिस्ट। कि क्लासिकल रियलिस्ट ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नेचर, जबकि स्ट्रक्चरल रियलिस्ट ये कहते हैं कि ये ह्यूमन नेचर की वजह से नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, एनार्किक है, जिसकी वजह से स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करती हैं, पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाती हैं, और वो ये चाहती हैं कि हम सेल्फ हेल्प के ऊपर फोकस करें। स्ट्रक्चरल रियलिज्म के अंदर फिर दो टाइप्स हैं, जिनमें एक डिफेंसिव रियलिज्म है और दूसरी ऑफेंसिव रियलिज्म है। केनेथ वॉल्स डिफेंसिव रियलिज्म पर बिलीव करते हैं और वो ये कहते हैं कि स्टेट का असल मकसद सिक्योरिटी है और आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अपनी स्टेट को सिक्योर रख सकें और स्टेट का सर्वाइवल खतरे में ना पड़े। उसके अपोजिट जॉन मीरशाइमर हैं, जो ऑफेंसिव रियलिज्म पर बिलीव करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पावर होनी चाहिए ताकि आप दुनिया के हेजिमोन बन जाए और आपके ऊपर कोई भी हमला करने के लिए कभी सोच भी ना सके। अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट डे वर्ल्ड में हमें रियलिज्म को फॉलो करने की एग्जांपल्स कहां-कहां पे नजर आती हैं। अगर हम अमेरिका के ईरान पर हमले को देखें तो हमें पता चलता है कि अमेरिका इज फॉलोइंग द रियलिस्ट थ्योरी। इसी तरह जब हम इजराइल के एक्शन को देखते हैं अगेंस्ट पैलेस्टाइन तो हमें यह नजर आता है कि वो भी रियलिज्म की थ्योरी को फॉलो करते हुए पैलेस्टाइन को कुचल रहा है और वहां लोगों को शहीद कर रहा है। इसी तरह जब हम रशिया के यूक्रेन पर हमले को देखते हैं तो हमें रियलिज्म की थ्योरी नजर आती है कि रशिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए यूक्रेन पर हमला कर चुका है और वो जंग अभी तक जारी है। इन इंटरनेशनल इश्यूज पे और वॉर्स पे रियलिस्ट की थ्योरी को आप अप्लाई कर सकते हैं और यूजुअली जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं वो इसी हवाले से होते हैं कि आपने थ्योरीज को अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन रशिया यूक्रेन वॉर, यू विल लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिज्म कि रशिया अपने बॉर्डर्स को सेव करने के लिए, जिसको वो नियर अब्रॉड कहता है, वो यूक्रेन पर हमला करता है और वो ये चाहता है कि उसका नियर अब्रॉड महफूज रहे और वो ये चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने ताकि उसके डोर स्टेप के ऊपर नेटो मौजूद ना हो। तो वो इसलिए यूक्रेन पर हमला करता है एंड दिस इज प्योर रियलिस्ट थ्योरी इन इट्स एक्शन। अब हम देखते हैं रियलिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। व्हेन वी लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हमें यह नजर आता है कि रियली दुनिया के अंदर थ्रू आउट द हिस्ट्री नेशनल इंटरेस्ट को स्टेट्स परसू करती रही हैं और जो स्ट्रांग होते थे वो अपनी मर्जी करते थे और वीक को एक्सेप्ट करना पड़ता था जो स्ट्रांग चाहते थे। तो इस हवाले से स्टेट्स को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प पे फोकस करें, वो सर्वाइवल ऑफ द स्टेट पे फोकस करें और वो स्टेटिज्म के ऊपर फोकस करें ताकि वो अपनी स्टेट को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल, डेवलप्ड और अच्छा बना सकें ताकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनकी इज्जत हो, उनका इन्फ्लुएंस हो और एक अच्छा इमेज हो। जब हम रियलिज्म के नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि स्टेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्लॉड है, क्योंकि अगर आप दुनिया को देखें तो आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा फेमिन है, डिफरेंट वायरसेस आ चुके हैं जैसे कोरोना था, तो उनको कोई भी स्टेट खुद से कंट्रोल नहीं कर सकती, उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है। जिस तरह हमने कोविड के दौरान देखा कि जो मुल्क भी थे उन्होंने दूसरे मुल्कों से वैक्सीन ली और उन्होंने इस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया, और अगर यह कहा जाता कि हर एक मुल्क खुद से इसको कंट्रोल करेगा, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। तो मुल्कों को इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं ना कहीं जाके दूसरे मुल्कों पे डिपेंड भी करना होता है और कोऑपरेशन भी जरूरी है। जब हम सेल्फ हेल्प के पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह भी फ्लॉड है, क्योंकि कोई भी मुल्क कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता। अगर उसके पास एक चीज मौजूद है तो वो दूसरी चीज के लिए दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट है। तो अगर मुल्क सेल्फ हेल्प पे फोकस करेंगे तो कभी भी वो अपनी सारी की सारी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते और यहां पे आपको कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है।
اس کے ساتھ ساتھ ریئلزم یہ کہتی ہے کہ آپ کو سیکیورٹی کے لیے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز پہ اعتبار یا انحصار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز لائک UNO and others are working and they are helping the countries.